हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा अपने ससुराल वालों के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। राधा गरीब घर से थी, साथ ही कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी शादी गांव के जमींदार से हो गई। एक दिन उसकी सास सब्जियां लेकर रसोई में आती है। बहू, ये ले सब्जियां और कुछ अच्छा बना। अब मत बोलियो कि मैं सब्जी लेकर नहीं आई। माँ जी, मैं क्या सब्जी बनाऊं? सारे आलू तो सड़े हुए हैं। अरे बहू, तू भी कितना सोचती है। जो आलू सड़े हुए हैं उसे हटाकर अच्छे आलू की सब्जी बना ले। माँ जी, आप अच्छी सब्जियां नहीं ला सकती क्या? सारी सब्जियां सड़ी ही लाती हो। बहू, तुझे तो कुछ नहीं आता। मैं इतनी अच्छी सब्जी लेकर आई हूँ, उसके बाद भी तू मुझे ही बोल रही है। जो आलू 70 रुपए किलो है वो मैं 10 रुपए किलो लाई हूँ। कम है क्या? माँ जी, जब सभी आलू सड़े ही हैं, तो 10 में भी आप बहुत महंगे लेकर आई हो। कोई ऐसे आलू को तो फ्री में भी ना खरीदे। बहू, जैसा बोला है वैसा कर। मुझसे ज्यादा जुबान मत चला। खुद तो कुछ आता जाता नहीं है, मुझे सिखा रही है। कविता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और राधा सारी सब्जियों को देखकर अपने सर पर हाथ रख लेती है, क्योंकि आलू सड़े थे, बैंगनों में कीड़े लगे थे और कोई भी सब्जी ठीक नहीं थी। तभी उसकी ननद नीलम वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? आओ, रहने दीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। ननद जी, मैंने खाना बनाने के चलते अपने सर पर हाथ नहीं रखा, बल्कि अपनी सस्ती सास के चलते रखा है, जो हमेशा ही सस्ती चीजों की पीछे भागती रहती है। भाभी, अब इसमें मैं क्या बोलूं? इस घर में सब माँ के कहने के अनुसार ही तो होता है। लेकिन ननद जी, हमारे घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं, जो माँ जी हमेशा इतनी सस्ती चीजों के पीछे भागती हैं। भाभी, कमी कुछ नहीं है, उनकी आदत हो गई है सस्ती चीजें इस्तेमाल करने की। चलिए, मैं कॉलेज चलती हूँ, देर हो रही है, शाम को मिलती हूँ आपसे। नीलम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राधा भी जैसे तैसे करके सड़ी सब्जियों में से अच्छी अच्छी सब्जियां छांट कर बनाती है। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन राधा हॉल में बैठकर चावल साफ कर रही थी और कविता चाय पी रही थी। तभी राधा का पति राजेश भागते हुए घर आता है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। इसको क्या हो गया? ये क्यों इतनी तेजी में आया और सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया? ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी इसकी? पता नहीं माँ जी, हो सकता है फ्रेश होने गई हो, वरना ऐसा तो कभी नहीं करती। हाँ, सही कह रही है तू। मैंने इसे कितनी बार बोला है, बाहर की चीजें मत खा जब हजम नहीं होती तो, लेकिन सुने तब ना। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हो ना? इतनी तेजी से आते ही अंदर क्यों चले गए आप? तो क्या करता, मैं अपनी इज्जत बचा के आया हूँ। आज शर्ट पहन के गया था, वो गोदाम पे जाते ही उसकी सारी सिलाई निकल गई। मैं कैसे अपनी इज्जत बचा के आया हूँ ना, ये मैं ही जानता हूँ। कौन गया था ये कपड़े लेने के लिए? कपड़े लाने तो मैं ही गई थी बेटा। माँ माँ माँ, कौन से फुटपाथ से उठा के लाई थी आप, जो एक दिन में पहनते ही फट गए? माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि राजेश जी के लिए कुछ भी लेकर आइए तो ब्रांड का लेकर आइए, हमारा घर चल जाता है। क्योंकि हम घर में रहते हैं, लेकिन आप हमेशा ही अपनी सस्ती चीजों के पीछे पड़ी रहती हो। बस करो तुम दोनों, कब से बोल रहे हो? उस पर लोगो देखो, लेविस की पैंट है। जो भी दुकान पर लेने जाओगे तो 2000 से नीचे की नहीं मिलेगी, लेकिन मैं सिर्फ 150 में लाई हूँ। और क्या लोगे इस महंगाई के जमाने में सस्ता? माँ, मुझे ऐसा कोई सस्ता सामान नहीं चाहिए जिससे लोग मेरा मजाक बनाए। आपको पैसे दिए थे ना ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए, तो सस्ते लाने की क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ राजेश जी, अपने कपड़े आप खुद ही ले आया करो। अब तो मुझे लगता है यही करना पड़ेगा, वरना आज तो बच गया, अगली बार का पता नहीं, शायद पक्का बेइज्जत हो जाऊं। राजेश वहाँ से चला जाता है। कविता अगले दिन अपनी बहू के साथ अपनी सहेली सरला की बहू की मुंह दिखाई के फंक्शन में जाती है, जहाँ उसकी नौकरानी कांता की साड़ी बिल्कुल कविता की साड़ी की तरह थी, जिसे देखकर कांता कहती है, मालकिन, आपकी सहेली की साड़ी बिल्कुल मेरी साड़ी जैसी है। लगता है इन्होंने भी हमारी गली में रहने वाले रामू से साड़ी ली होगी। वो पटरियों पर कपड़े लगाता है और बहुत सस्ते में बेचता है। एक कांता, ज्यादा मत बोल। मुझे उसकी साड़ी पसंद आई, तभी मैंने उससे लिया। और अगर चीजें सस्ते में मिल रही हैं, तो महंगी लेने की क्या जरूरत है? वो तो आप ठीक बोली मालकिन, लेकिन सस्ता कपड़ा ज्यादा दिन नहीं चलता है। हाँ, तो एक कपड़े में जिंदगी थोड़ी ना गुजारनी है। माँ जी, आप कितना झूठ बोलती हो। मुझे तो आपने बोला था कि आप ये साड़ी महंगी दुकान से लेकर आई हो। उस दिन राजेश जी ने आपको कितना समझाया, लेकिन आपको समझ नहीं आया। करवा दी ना आपने सबके सामने बेइज्जती। कुछ देर बाद दोनों घर आ जाती हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन राधा अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी,
मुन्ना बहुत दुष्ट हो गया है, घर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। मैं क्या सोच रही हूँ, इसका कहीं अच्छी जगह ट्यूशन लगवा दूँ। ठीक है बहू, आज शाम को जब पार्क में जाऊंगी तो अपनी सहेलियों से पूछ लूंगी और लगवा दूंगी कहीं अच्छी जगह ट्यूशन। जी माँ जी, लेकिन ध्यान रहे, मुन्ना के भविष्य का सवाल है। मैं नहीं चाहती हूँ जैसे मैं बिना पढ़े लिखे रह गई, वो भी रह जाए। ठीक है, अब तू ज्यादा मत सोच। कविता शाम को एक पार्क में जाती है जहाँ वो देखती है कि एक लड़की कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये लड़की भी तो बच्चों को पढ़ा रही है, कहीं और ट्यूशन लगवाने की जगह क्यों ना मैं इस लड़की के पास ले आऊं अपने पोते को, सस्ते में काम हो जाएगा, वरना आजकल तो ट्यूशन बहुत महंगे हैं। कविता उस लड़की के पास जाती है और अपने पोते के बारे में बात करके घर आ जाती है। तभी राधा बोलती है, माँ जी, आप मुन्ना के लिए ट्यूशन देख कर आई हो या नहीं? हाँ बहू, देख आई, अच्छा है ट्यूशन। जिस पार्क में मैं जाती हूँ ना, उसी के बगल में एक घर है, वहीं लगवाया इसका ट्यूशन। चलो ठीक है, कम से कम अब ये पढ़ेगा तो सही, वरना घर में किताब खोल कर भी नहीं देखता है। बहू इतना मत सोच, बच्चा ही तो है, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है। तूने ट्यूशन के लिए बोला, वो भी लगवा दिया, अब शांत हो जा। क्या करूँ माँ जी, मुझे इसकी पढ़ाई की बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा खूब पढ़े। क्या बात हो रही दोनों सास बहू में? कुछ नहीं, मैंने तो बस माँ जी से मुन्ने की ट्यूशन लगवाने के लिए बोला था, उसी के बारे में पूछ रही थी। माँ, आप लोग मुन्ना का ट्यूशन जहाँ भी लगाओगे ना, थोड़ा ध्यान से लगाना, उसके भविष्य का सवाल है। हाँ, मैं तुम लोगों की बात समझ गई, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे पार्क जाने के रास्ते में मुन्ने का ट्यूशन है, मैं उसे ट्यूशन लेकर भी जाऊंगी और वापस भी ले आऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन से कविता रोज अपने पोते को लेकर पार्क जाती है और उस लड़की के पास छोड़ देती है और वापस आते टाइम अपने साथ ले आती है। एक दिन कांता उसके घर आती है और बोलती है, राधा भाभी, आपको मेरी मालकिन बुला रही है, आपको मेरे साथ चलना होगा। आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ कांता, मेरे मुन्ने का ट्यूशन का समय हो रहा है और माँ जी भी घर पर नहीं है उसे ट्यूशन भेजने के लिए, मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। भाभी एक काम क्यों नहीं करती, अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ ही भेज दिया करो, वो मेरे बेटे के साथ ही तो पढ़ता है। पार्क में एक लड़की पढ़ाती है, वैसे तो वो खुद 5वीं फेल है, लेकिन हमारे बच्चे भी तो अभी पहली में है, उसी हिसाब से पहली पास करके ही तो 5वीं तक पहुंची होगी। ये तुम क्या कह रही हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं सही बोल रही हूँ भाभी, वो क्या है ना, वो 50 रुपया लेती है बस, इसीलिए उसके पास बहुत बच्चे आते हैं। आपको ना भरोसा हो तो कल अपनी सास का पीछा करके देख लेना, हो सकता है उन्होंने सस्ते के चक्कर में वहाँ नाम लिखवा दिया होगा मुन्ना का। कांता की बात सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो सारी बातें राजेश को बताती है, जिसके बाद अगले दिन कविता मुन्ने को लेकर पार्क के लिए निकलती है। राधा और राजेश दोनों उसका पीछा करते हैं और जैसे ही कविता मुन्ने को पार्क में सभी बच्चों के साथ बैठाती है, दोनों उसका हाथ पकड़ लेती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आपने मुन्ना का ट्यूशन यहाँ लगवाया है? आपको पता है ये लड़की 5वीं फेल है। बेटा 5वीं फेल है, लेकिन हमारा मुन्ना तो अभी पहली में है, तो पढ़ा लेगी ये बहुत सस्ते में मिली है, सिर्फ 50 रुपए में। माँ माँ माँ, मैं क्या करूँ आपका? अरे 50 रुपए में ट्यूशन कौन पढ़ाता है माँ? आप अपने सस्तेपन के चक्कर में मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दोगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ खड़े और लोग भी राजेश की बात में हाँ मिलाते हैं। सबको एक तरफ होते देखकर कविता को एहसास हो जाता है कि उसने अपने सस्ते के चक्कर में सच में अपने पोते के भविष्य को खतरे में डाल दिया था, जिसके चलते वो अपने बहू बेटे से माफी मांगती है और अपने सस्ते की आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है। सोनम अपने बड़े भाई कुलदीप और भाभी रजनी के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद कुलदीप और रजनी ही सोनम की देखभाल कर रहे थे। सोनम की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। सुनिए जी, अब तो आप सोनम के लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। क्या सारी उम्र इसे यहीं बिठाने का इरादा है? मैं तो कहती हूँ चलते फिरते जो कोई भी मिले उससे पूछते रहा करो। मेरी बहन के लिए कोई लड़का हो तो बताना। तो क्या तुम्हारे भाई बहन माता पिता तुम्हारे लिए ऐसे रिश्ता देखते हैं? सुनिए जी, मेरे माँ पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ, पहले ही बता देती हूँ आपको। मुझे अपनी बहन के लिए ना रिश्ता कैसे देखना है वो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, ज्यादा हाई फाई रिश्ता भी मत ढूंढ लेना, इतने पैसे भी नहीं है, शादी करनी है।
तो वो भी किसी से भी हो सकती है। रजनी अपनी ननद सोनम के लिए भला बुरा बोलती रहती, लेकिन सोनम पलटकर कभी भी रजनी को जवाब नहीं देती थी। कुलदीप भी अपनी बहन के इस नेचर को जानता था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को हर वक्त सोनम को ताने देने के लिए सुनाता ही रहता। ऐसे ही समय बीतता है और सोनम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है। अरे क्या बेटी, घर के काम काज तो अच्छे से जानती हो ना? जी आंटी जी, मेरी बहन तो लाखों में एक है। घर के सारे काम उसको आते हैं। संस्कार और गुण ये तो कूट कूट के भरा हुआ है। देखो बेटा, लड़की में कोई कमी नहीं है और लड़की घर के काम काज भी अच्छे से जानती है, संस्कारी भी है। समझो ये रिश्ता पक्का। हाँ, बस एक दिन आप लोग आके हमारे बेटे को देख लो और बातचीत को फाइनल कर दो। अब शांति और रामपाल को सोनम तो पसंद आ जाती है, वहीं कुलदीप को भी अपनी बहन के लिए अजय पसंद आ जाता है और इस रिश्ते को मंजूरी दे दी जाती है, जिसके बाद शादी की डेट फिक्स की जाती है और जल्दी ही वो दिन भी आता है जब सोनम अपनी मायके से विदा होकर ससुराल आती है। आओ आओ बेटी, अब ये ही तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी। हाँ हाँ बेटी, अब से तुम्हारा ही घर है ये। हमारी बेटी तो नहीं है, लेकिन आज से तुम इस घर की बेटी हो। हाँ, शायद इसी दिन के लिए हमारी कोई बेटी नहीं थी। आओ बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। सोनम की सास शांति और ससुर रामपाल दोनों ही बहुत अच्छे थे। जिस दिन से सोनम घर आई थी, उस दिन से सोनम को माँ और पिता दोनों के प्यार की कमी भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि शांति और रामपाल सोनम को वो हर प्यार दे रहे थे जो एक माता पिता देते हैं। बहू, तेरा काम अभी नहीं हुआ क्या? जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाया कर। थोड़ा आराम भी तो जरूरी है ना। बस माँ जी, हो गया मेरा काम। बहू, जब तुम नहीं थी तो तुम्हारी सास मुझसे ही घर का सारा काम करवाया करती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करते आप भी। अगर आप सब्जी काटना, बर्तन धोना ये सब नहीं करते तो आपको भी पता था ना कि खाना नहीं मिलना। और इस मारे मेरे पिताजी भी जल्दी जल्दी काम कर लिया करते थे। अच्छा बहू, आज अजय अभी तक नहीं आया, ना ही उसने फोन किया। जी माँ जी, मैंने भी उन्हें फोन किया था, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा, आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। शांति सोनम इधर अजय का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी शांति को एक फोन आता है। उसके बाद शांति के हाथ से फोन गिर पड़ता है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? बताइए ना क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ जी, माँ जी। बहू, अजय नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये क्या बोले जा रही हो तुम? और ये सब तुम्हें किसने कहा फोन कर कर? अजय की मौत के बाद पूरा घर गमगीन हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। इधर सोनम का भी रो रो कर बुरा हाल होता है और जब ये बात रजनी और कुलदीप को पता चलती है तो वो भी सोनम से मिलने पहुंचते हैं। अरे अब क्या कर सकते हैं, जो लिखा होना है वही होता है। लेकिन अभी तो तेरी शादी हुई थी और अभी ये सब देखने को मिला। सुनकर बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खुद को संभाल। इस समय तो अपना मुंह बंद रखो। धीरे धीरे सोनम और उसके परिवार वाले खुद को संभाल रहे थे, लेकिन अब भी सोनम उदास ही थी। एक रोज शांति अपने पति से कहती है, जो हुआ वो किसी पूरे सपने जैसा था। मैं तो कहती हूँ अब हमें सोनम के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत उदास रहती है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। पिछले कुछ समय से सोनम की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। उसे हम अपने घर की बहू नहीं, बेटी बनाकर लाए थे, लेकिन अब हमें सही मायने में उसके माँ बाप होने का फर्ज निभाना होगा। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ हमें सोनम के लिए एक लायक और अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। तो अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता हो सोनम बिटिया के लायक तो बता देना। सोनम के लिए विजय कैसा रहेगा? आप देखते हैं ना, जब भी विजय यहाँ आता है तो भाभी भाभी करता रहता है। मेरे भाई का लड़का है, शहर में अच्छा कमा रहा है और उसके माँ बाप भी नहीं है। वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। हाँ,
एक बार तुम विजय से बात करो। मुझे भी नहीं लगता कि वो तुम्हारी बातों को काटेगा। शांति अपने भतीजे विजय को घर बुलाती है और विजय और अपनी बहू सोनम को आमने सामने बैठाती है। विजय बेटा, मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ तू मेरी बेटी का हाथ थामे। हाँ बेटा, अब हम तुझ पर ये फैसला छोड़ते हैं। बता, क्या तू सोनम का हाथ थामेगा? मुझे सोनम भाभी का हाथ थामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सोनम भाभी को आप लोगों का प्यार नहीं दे पाऊंगा। एक बार आप उनसे भी पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती हैं। नहीं माँ जी, मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन हम तुझे अपने से अलग ही कब कर रहे हैं? तू तो इस घर की बेटी है, बेटी। और बेटी को तो ये समाज भले ही पराया कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं करूंगी। तेरा पुराना मायका भले जैसा भी हो, लेकिन नए मायके में कभी तुझे किसी चीज की दिक्कत होने ही नहीं दूंगी। मैं तेरी माँ बनकर रहूंगी। सोनम, मैं आपको बुआ जी और फूफा जी की तरह प्यार तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और जो प्यार आपको फूफा और बुआ जी से जो मिला है ना, वही प्यार मुझे भी मेरे माता पिता के जाने के बाद इन्होंने दिया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बेटे के जाने के बाद मुझे बहू का ये अकेलापन सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने अपना फर्ज निभाया। बेटा, तेरी बात सुन के मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी से पंडित जी से पूछ के तारीख निकलवाता हूँ और अपनी बेटी को खुशी खुशी इस घर से विदा करते हैं हम। सोनम और विजय की शादी की डेट रखी जाती है, जिसमें आस पड़ोस के लोगों के साथ शांति के रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है और सोनम के भैया भाभी भी उस शादी में शामिल होते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरे एक मायके में भले ही तुझे माँ बाप का प्यार न मिला हो, लेकिन तेरे सास ससुर ने जो तुझे प्यार दिया है वो शायद आज मेरे सास ससुर जिंदा होते तो दे पाते। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी छोटी के लिए। जब मुझे रजनी ने कहा कि तेरी शादी हो रही है दूसरी, तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन अब यहाँ आने के बाद बिल्कुल सही लग रहा है। तेरे सास ससुर का ये फैसला बिल्कुल सही है एकदम। हाँ भैया, इन्होंने मेरे लिए जितना किया है ना, उतना शायद मेरे अपने सगे माता पिता भी नहीं कर पाते। इस तरह सोनम और विजय की शादी हो जाती है, लेकिन अब से सोनम का नया मायका उसके सास ससुर का घर बन जाता है और पुराना मायका तो उसका था ही, जहाँ उसे अपनी भाभी से जिल्लतों भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। रघुलाल गांव का जाना माना डॉक्टर था। वो बात और थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसका क्लिनिक उसके कंपाउंडर मनोज की बदौलत चलता था, लेकिन रघुलाल कभी इस चीज को नहीं मानता था। उसे लगता था कि उसका क्लिनिक उसके दम पर ही चलता है, जिसके चलते वो मनोज को हमेशा क्लिनिक से निकालने की धमकी देता रहता। एक दिन मनोज देर रात से क्लिनिक पहुंचता है। आइए आइए सर, हमारी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आप अभी क्यों आए? थोड़ा और लेट आ जाते। नौकर तो हैं ही क्लिनिक खोलने के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप तो जानते ही हैं कि मेरी माँ बीमार रहती हैं। कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसी चक्कर में लेट हो गया। तुम जब भी लेट होते हो हमेशा अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाते हो। तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिलता क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ सच में बीमार है। आप चाहे तो मेरे साथ घर चलकर देख सकते हैं। मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे से अगर लेट हुए तो उल्टे पांव वापस हो जाना। तुम्हारी मेरे क्लिनिक में कोई जगह नहीं होगी। रघुलाल अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है। देखिए, आपके बेटे को बहुत ही खतरनाक फोड़ा निकला है। इसमें चीरा मारना पड़ेगा और कम से कम 10 दिन दवा लेनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप चीरा लगाएंगे तब तो मेरे बेटे को बहुत दर्द होगा। वैसे चीरा तो पकने पे लगता है ना, लेकिन अभी तो ये कच्चा है, दवा से भी तो सूख जाएगा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं दवा दे देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कौन है, तुम या मैं? डॉक्टर तो आप ही हैं, लेकिन आपके साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा ज्ञान हो ही गया है। ज्ञान होने में और डॉक्टर होने में बहुत फर्क होता है। आगे से मेरे बीच में बोलने की कोशिश मत करना। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के हाथ में फोड़ा निकला हुआ है। बेचारा कल रात से दर्द से तड़प रहा है। कुछ करिए ना, ताकि इसे थोड़ा आराम मिल जाए।
रघुलाल मनोज की बातों को काटते हुए अपने अनुसार बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा लगाकर दवाई पानी कर देता है और 500 रुपए ले लेता है। कुछ देर बाद औरत बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज फिर बोलता है, डॉक्टर साहब, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। आपको उस बच्चे के हाथ के फोड़े में चीरा नहीं लगाना चाहिए। आपने बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर वाला काम किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हो? मैंने आपको झोला छाप डॉक्टर नहीं बोला है, बल्कि आपके इलाज करने के तरीके को बोला है। आप बिल्कुल झोला छाप वाले डॉक्टरों की तरह मरीजों का इलाज करते हैं। कच्चे फोड़े में चीरा लगाने से इन्फेक्शन होने का डर होता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम करो। रघुलाल हमेशा मनोज की बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसकी कही हुई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता है, तभी एक दिन एक बुढ़िया उसके पास आती है और बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल रात से मुझे बहुत बुखार है। मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। बहुत दर्द है पूरे शरीर में। कोई अच्छी सी दवा लिख दो जिससे मुझे जल्दी आराम हो जाए। आओ अम्मा आओ, आप मेरे पास आकर बैठो। मैं आपको अच्छी सी दवा लिख कर देता हूँ, जिसे खाकर आप दौड़ने लगेंगी। डॉक्टर साहब, आप दवाइयों की पुड़िया क्यों बनाने लगे? पहले अम्मा का बुखार तो चेक कीजिए, उसके बाद दवा देना। तुम फिर मेरे काम के बीच में बोल रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे काम के बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। मैंने गलत क्या बोला है डॉक्टर साहब? आप झोला छाप डॉक्टर की तरह सबका इलाज करते हैं, तभी तो मैं आपको झोला छाप डॉक्टर बोलता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर बिना चेक किए दवाई नहीं देता। मैं भी इस लाइन में काफी टाइम से हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे नहीं पता है कि बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। मतलब तो तुम्हारा यही है। अम्मा जी, आप एक काम कीजिए, आप इसी से दवा ले लीजिए, यही आपको दवाई दे देगा। नहीं नहीं, कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं तुमसे ही दवा लूंगी, क्योंकि डॉक्टर तुम हो, वो नहीं। और आज तक तुम ही तो सबका इलाज करते आए हो। कहने तो इसे। सुन लिया ना तुमने, या कुछ और भी सुनना रह गया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मनोज चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है और रघुलाल बिना बुखार चेक किए बुढ़िया को दवा दे देता है। बुढ़िया दवा लेकर घर चली जाती है और दवा खाकर आराम करने लगती है और रघुलाल अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी राधा उसके लिए पानी लेकर आती है। आज आप बड़ी जल्दी आ गई। क्लिनिक पर काम नहीं था क्या? काम तो था, लेकिन काम करने का मन नहीं था, इसलिए चला आया घर। कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि आपने कुछ गलत किया? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। एक सवाल पूछने वाला इंसान मैंने अपने पास पाल रखा है। दूसरी तुम मत बनो। जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करता हूँ तो बीच में कूद जाता है और अपना ज्ञान देने लगता है। जब देखो मुझे झोला छाप डॉक्टर बोलता रहता है। अच्छा, उसको भी आपकी सच्चाई पता चल गई। मुझे तो लगा था कि आपके झोला छाप डॉक्टर होने की बात सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? माना मैं झोला छाप हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन गांव के लोगों का इलाज तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ, आप ही सबका इलाज कर रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक इस गांव में कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं आ रहा। जिस दिन आ गया ना, उस दिन आप जेल में नजर आएंगे, बिना लाइसेंस और डिग्री के क्लिनिक चलाने के इल्जाम में। मुझे लगता है मुझे घर ही नहीं आना चाहिए। रघुलाल और उसकी पत्नी की सारी बातें उनके दरवाजे पर खड़ा मनोज सुन लेता है। साथ ही उनकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है। मैं तो सिर्फ इनके इलाज करने के तरीके पर इन्हें झोला छाप डॉक्टर बोल रहा था, लेकिन ये तो सच में झोला छाप निकले। इनकी सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। कल मैं अपना फोन क्लिनिक में ही भूल गया था। तुम्हें बोला था कि मेरा फोन मेरे घर दे जाना, तुमसे वो भी काम नहीं हुआ। लगता है तुम अपनी नौकरी गंवाने का पूरा मूड बना चुके हो। मैं भी आज तुमसे यही बोलने आया हूँ। मैं आज से और अभी से तुम्हारे यहाँ की नौकरी छोड़ रहा हूँ। जो खुद झोला छाप है उसके साथ मुझे क्या सीखने को मिलेगा? बिना बात के मैं भी तुम्हारे साथ फंस जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी बातें सुन ली है।
मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। तुम सबको अंदाजे से दवाई देते हो, मासूम गांव वालों को पागल बनाकर उनसे पैसे लूटते हो। वो तो तुम्हारी तरह मेरी पत्नी को भी मजाक करने की आदत है ना, बाकी ये सच नहीं है। मुझे अच्छे से पता है वो सारी बातें मजाक नहीं है, बल्कि सच है। अगर ऐसा होता तो क्लिनिक की दीवार पर तुम्हारी डिग्री होती, लेकिन जब तुम्हारे पास डिग्री ही नहीं है तो क्या लगाओगे दीवार पर? अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? रघुलाल और मनोज आपस में बातें कर रहे थे कि तभी गांव के लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक बुढ़िया की लाश को पकड़कर रो रहे होते हैं। बुढ़िया को देखते ही रघुलाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही बुढ़िया थी जिसका इलाज रघुलाल ने किया था। तभी एक रोती हुई लड़की बोलती है, दादी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ इन्हें? कल तक तो ठीक थी, दवा भी लेने आई थी। भैया दादी दवा लेकर आई और खा करके आराम करने के लिए लेट गई। सुबह तक उठी ही नहीं। जब मैंने जाकर देखा तो बहुत देर हो गई थी। बेटी रो मत, वैसे भी इनकी उम्र हो गई थी। संभालो अपने आप को। जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है ना। तुम अपना मुंह बंद करो। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा जी की जान उम्र की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी गलत दवा की वजह से गई है। मैं आज तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मनोज रघुलाल और उसकी पत्नी की बात वाली वीडियो गांव वालों को दिखा देता है, जिसके बाद गांव वाले उसे मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और जेल में डलवा देते हैं। और इस तरह से रघुलाल के झोला छाप डॉक्टर होने की सच्चाई सभी गांव वालों के सामने आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।